साथ सुप्रभात छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में टिकट को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा। आज प्रदेश चुनावी समिति की मैराथन बैठक होगी। सुबह 11 बजे से शुरू होगा बैठकों का दौर। और इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह कोई कूर कसर नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में लगातार बैठकें जारी हैं और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इसमें शामिल होंगे। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की आगामी सूची को लेकर कैंडिडेट्स किस सीट से उतारे जाएं, क्या लोगों के टिकट कर सकते हैं, सिटिंग विधायकों के या मंत्रियों के भी टिकट कर सकते हैं, क्या होगी सूची, इस बारे में विचार विमर्श लगातार जारी है। जहां कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे विषय को लेकर पहले से ही लगातार इस पर फोकस किए हुए है और डिटेल्स लेंगे। हमारे सहयोगी अंशिका युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। युगल, मैराथन बैठक लगातार जारी है, पीछे भी बैठकें हुई कांग्रेस पार्टी की और आज भी लगातार बैठकें होने की बात सामने आ रही है। क्या टिकट फाइनल हो जाएंगे आज या सिर्फ चर्चा होकर रह जाएगी? देखिए आशीष जी, सर से कांग्रेस तैयारी कर रही है, उससे साफ ये है कि सत्ता में वापसी के लिए 75 पार का नारा पहले से ही कांग्रेस ने दिया है और उसी सजी हुई रणनीति के तहत कांग्रेस है लगातार बैठक कर रही है। कांग्रेस की जो बैठकें हैं वो लगातार जारी है। आज भी अहम बैठक होगी, इसमें छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी है कुमारी शैलजा है रहेंगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे और स्पीकर है और वरिष्ठ नेता है चरणदास महंत, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। 90 सीटों में पहले भी जो मंत्रणा है वो की जा चुकी है। अब सिर्फ जिस तरह से जो तैयारी है, कहीं कुछ विरोध के सुर अगर मुखर हो रहे हैं, तेज हो रहे हैं, तो उसे किस तरह से मैनेज किया जाए आने वाले समय में, ये तमाम चीजें हैं। कुछ तो ये चुनाव प्रबंधन पर मीटिंग होगी या कैंडिडेट्स की लिस्ट को लेकर मीटिंग होगी युगल? देखिए बिल्कुल चुनावी वर्ष है तो ऐसे में कैंडिडेट पर भी चर्चा होगी और प्रबंधन पर भी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता है वो कभी भी अब लग जाएगा, घोषणा होगा तिथि का, चुनावी तिथि का, तो उससे पहले सारी जो कार्य है वो पूरे कर रहे हैं राजनीतिक दल। बीजेपी भी अपने जो सूची है उसका ऐलान एक सूची कर चुकी है 21 उम्मीदवारों का। तो कांग्रेस फूक कर कदम रख रही है, कहीं विरोध जो तेवर है वो देखने के लिए ना मिले, बगावत ना हो, तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखा गया है। और बड़ी बात यही है आशीष की पूरी तैयारियां में जुटी हुई है कांग्रेस, लगातार बैठकों का दौर है वो जारी है। बिल्कुल, और इन बैठकों को और भी ज्यादा बढ़ाने की बात भी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया युगल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले जुदेव राज परिवार के सदस्य दिलीप सिंह जुदेव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है और सभी दायित्वों से मुक्त होकर एक कार्यकर्ता की तरह काम करने की इच्छा जाहिर की है। क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बीजेपी टिकट की टेंशन से जूझ रही है? क्या दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले टिकट पर तकरार शुरू हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व राज्यसभा सांसद और जशपुर राज परिवार के सदस्य रणविजय सिंह जूदेव ने पार्टी के सभी पदों को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के दबंग नेता रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के भतीजे रणविजय सिंह ने न सिर्फ प्रदेश कार्य समिति और घोषणा समिति से इस्तीफे की पेशकश की है, बल्कि बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं। बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूं मैं, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे वो मैंने छोड़े थे जो रिपीटेड और कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप थे। पार्टी की जो समितियां हैं उससे मैंने बहुत पहले, चूँकि मैं समय नहीं दे पा रहा था, रायपुर यहाँ से बहुत दूर भी हो जाता है, तो मैंने निवेदन किया था संगठन मंत्री जी से कि भाई मेरे जगह इस जो दायित्व है उससे मुझे मुक्त कर दें, नहीं तो क्या होता है कि निष्क्रियता का आरोप लगता है। बस एक छोटी सी बात थी। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से जशपुर राज परिवार का राजनीति में बोलबाला रहा है। जूदेव राज परिवार देश में अपनी कट्टर संघ विचारधारा के लिए जाना जाता है। 1952 में हुए पहले चुनाव में राम राज्य परिषद से विजय भूषण सिंह जूदेव सांसद बने।
उनके बेटे दिलीप सिंह जूदेव घर वापसी अभियान की वजह से पूरे देश में चर्चित हुए। संघ ने उनके अभियान को अपना प्रकल्प बनाया और धर्म जागरण सभा की शुरुआत की। दिलीप सिंह जूदेव 2 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। अटल सरकार में उन्होंने केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री का जिम्मा भी संभाला। दिलीप सिंह जूदेव 2003 विधानसभा चुनाव में जोगी सरकार को उखाड़ने के लिए मूंछ को दांव में लगाकर चर्चा में आए थे। दिलीप सिंह के भतीजे रणविजय सिंह जूदेव को बीजेपी ने 2014 में राज्यसभा भेजा। राज परिवार से रणविजय सिंह के साथ दिलीप सिंह जूदेव की बड़ी बहू प्रियंवदा सिंह जूदेव, दूसरे बेटे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और सबसे छोटी बहू संयोगिता सिंह जूदेव भी राजनीति में सक्रिय हैं। रणविजय सिंह भले ही किसी तरह की नाराजगी से इनकार कर रहे हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि वो रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतरना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने दावेदारी भी ठोकी है। हालांकि अब तक उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। मैंने अपनी बात रखी थी रायपुर पश्चिम की, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई लिखाई 12-13 साल की है, मेरा निवास भी वहाँ पर है और मैं अभी मानता हूँ सबसे उपयुक्त प्रत्याशी अगर कोई वहाँ पर है तो राजेश मूणत ही हैं जो सीट जीत सकते हैं। पर मैंने अपनी एक बात रखी थी वहाँ पर, वो पार्टी तय करेगी उसमें क्या करना है। अगर मुझे लगता है पार्टी को भी सरगुजा संभाग या रायगढ़ लोकसभा में मेरी ज़्यादा उपयोगिता है, यहाँ भी लगभग आपकी 20 सीटें हैं, अगर यहाँ मेरी ज़्यादा उपयोगिता है 20 सीटों में तो मैं यहाँ काम करूँगा। दरअसल राज परिवार के 2 सदस्य प्रबल प्रताप सिंह जूदेव की कोटा सीट और संयोगिता सिंह जूदेव की चंद्रपुर विधानसभा सीट से दावेदारी के बाद रणविजय सिंह जूदेव की दावेदारी कमजोर हो गई। पार्टी राज परिवार के ही 3 लोगों को टिकट देने से बचना चाहती है। देखिए, जब पहली सूची जारी किए थे उसके बाद ही बगावत के सूट सामने आ गए थे। दूसरी वायरल सूची आई तो स्थिति और ज्यादा घातक हो गई। जूतम पैजाद मचा हुआ है, नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कालिख पोती जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे कालिख पोती जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का पुतला जलाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है और किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के उनकी राय से टिकट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया, उनकी राय नहीं ली गई और उसी का परिणाम है कि आज कार्यकर्ता विरोध में उतरे हुए हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है, शैलजा जी ने कहा 2-4 दिन में आ जाएगी, बैज जी कह रहे पिछले ये 20 दिनों की बात कर रहा हूं, हमारी सूची आए तो लगभग मेरे ख्याल से 1.5 महीने हो गए और इन्होंने 1.5 महीने से लगातार कहना शुरू किया 4 दिन में आएगी, 5 दिन में आएगी, पर जैसे ही एक सूची फाइनल करते हैं तो पता चलता है राजीव भवन में लोग कुर्सी लेकर फोड़ने और तोड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेसी कार्यकर्ता इससे भयभीत हैं और भयभीत होने के कारण ये 70-72 के विधायकों के साथ भी अपनी नई सूची घोषणा करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। रणविजय सिंह जूदेव के इस्तीफे की वजह कुछ भी हो, लेकिन एकाएक उनके बड़े ऐलान ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी भले ही बचाव मोड में आकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस वक्त का सच यही है कि चुनाव के ऐलान से ठीक पहले रणविजय सिंह के कदम ने बीजेपी को कटघरे में ला खड़ा किया है, जहां सवालों की बौछार ज्यादा है और जवाब में फिलहाल पार्टी के पास कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर दुर्ग से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने 7 हेल्थ सेंटरों को बंद करवा दिया है। दरअसल ये हेल्थ सेंटर विभाग द्वारा तय मानक पूरा नहीं कर पा रहे थे और साथ ही विभाग के 9 निजी अस्पताल सहित 19 हेल्थ सेंटर की पर्यावरण एनओसी आवेदन भी रद्द कर दी गई है। इन संस्थानों ने पर्यावरण एनओसी के लिए आवेदन तो किया, लेकिन जरूरी दस्तावेज ये जमा नहीं कर पाए। विभाग ने 10 दिन पहले सभी निजी हेल्थ सेंटर्स को नोटिस देकर सभी मानक पूरे किए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन हेल्थ सेंटर्स ने मानक पूरे नहीं किए। इस कार्रवाई से हेल्थ सेंटर्स में हड़कंप, जो जाकर सारे क्लिनिक्स की जांच कर रही हैं और ये जब लाइसेंस मिला जाता है तो उसमें जो क्राइटेरिया हैं उनके आधार पर ये चेक किया जा रहा है कि क्या अभी भी लाइसेंस मिलने के टाइम पे जो उन्होंने जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई किए थे अभी भी क्या उनके पास में वो क्राइटेरिया अभी फुलफिल कर पा रहे हैं क्या। इसके आधार पे जो अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें 19 हेल्थ सेंटर्स हैं और 9 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनका लाइसेंस के जो क्राइटेरिया थे उनके आधार पर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनको बंद करने का नोटिस जारी किया गया। बढ़ते आगे और खबर राजनांदगांव से, जहां ठेठवार पारा से ग्राम चौथना को जोड़ने वाली जर्जर सड़क के निर्माण को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
साथ ही जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की है। इस प्रदर्शन के बाद डोंगरगढ़ नगर पालिका राहुल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने पिछले 15 वर्षों तक बीजेपी की सरकार थी, पर उन्हें शहर के सड़कों में गड्ढे नहीं दिखे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों का काम जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो बीजेपी युवा मोर्चा उग्र प्रदर्शन करेगी, ये भी कहा। से लगातार यहाँ के हमारे भाई लोग लगातार ज्ञापन भी दिए हैं, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिए हैं, नगर पालिका में जाके भी ज्ञापन दिया है। नगर पालिका के सीएमओ का कहना था, पहले भी उनका कहना यही था कि इस रोड का टेंडर हो चुका है, तो टेंडर हो चुका है तो अभी तक ये रोड का निर्माण चालू क्यों नहीं हुआ है। विकास हो रहा है, उनको देखकर ये बीजेपी वाले के पेटों में दर्द हो रहा है। ये तो 15 साल एक भी शहर के गड्ढे में को नज़र नहीं आए। आज हमारे कांग्रेस सरकार के लोग हर रोड हर गली बना रहे हैं, इनको पेट में। खबर राजनांदगांव से, जहां आगामी चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां राजनांदगांव पहुंच गई हैं। अब इन जवानों की तैनाती अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में की जाएगी। साथ ही चुनाव में जिला पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का काम संयुक्त रूप से दोनों संभालेंगे। और अभी से नेशनल हाईवे 53 पर 2 अलग अलग फिक्स चेकिंग पॉइंट्स लगाकर वाहनों की चेकिंग तेज कर दी गई है। साथ ही शहर के आउटर में भी पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। राजनांदगांव जिले में भी 10 कंपनियों का आगमन हुआ है और इनके फोर्स के डिप्लॉयमेंट के साथ ही नगर में लगातार वाहन चेकिंग, फ्लैग मार्च और एमसीपी के कार्य किए जा रहे हैं। और जो टोल नाके पे भी लगातार वाहन चेकिंग जो पहले से चालू था, इसमें और अधिक बल को डिप्लॉय करके इसको और अधिक सघन किया गया है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कई मुठभेड़ों, आगजनी और हत्या की वारदातों में शामिल रही एक महिला नक्सली ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उस पर कुल 11 लाख रुपए का इनाम सरकार ने घोषित किया हुआ था। इसी के साथ गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक महिला नक्सली छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली रजनी उर्फ कलावती समैया वेलादी है और वो लंबे वक्त से नक्सली वारदातों में शामिल रही है। पुलिस के मुताबिक महिला नक्सली ने बताया कि संगठन में वरिष्ठ माओवादियों द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। महिला माओवादी ते आत्मसमर्पण करत आहे। त्यांचे नाव रजनी उर्फ कलावती समैया वेलादी आहे। वय 28 वर्ष, इरबगुट्टा भोपालपट्टणम बिजापूरचे राहणारे आहे आणि ते मागचे 13 वर्षापासून नक्षल चळवळीमध्ये खूप सक्रिय सहभाग होता त्यांचे। 2010 मध्ये ते फरसेगड एलओएस मध्ये रिक्रूट झाले होते। नंतर ओरचा एलओएस मध्ये काम केले आणि नंतर नॅशनल पार्क एरिया डॉक्टर टीम। खबर गरियाबंद से है, जहां 1 अक्टूबर को लापता हुई नाबालिग लड़की का कंकाल पचपेड़ी के घने जंगलों में मिला है। 17 साल की नाबालिग का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर गरियाबंद पुलिस पहुंची तो उसे जंगल में करीब आधा किलोमीटर दूर अंदर जाकर बिखरा हुआ एक कंकाल मिला, जिसकी शिनाख्त की गई तो 17 वर्षीय कक्षा 12 की छात्रा के रूप में उसकी पहचान हुई है। मौके पर उसके चप्पल, बैग, बुक्स, कॉपी और कुछ कपड़े मिले हैं। क्राइम सीन लड़की के गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि नाबालिग छात्रा यहां तक कैसे पहुंची। बहरहाल फोरेंसिक टीम और पुलिस जंगल में दफन राज की पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। लड़की है एतवार की गायब रही से 11 बजे से। कौन सा तारीख? 1 तारीख की गायब रही से। शाम को मोला पता चली से लड़का हाथ मैंने अपन संगवारी घर काजन सर पढ़े जात हूँ करके, लेकिन वहाँ पता नहीं चली तो ओकर जो मामा रही से लड़की के तो मोला फोन करी। यहाँ पे खटकर्रा टुईयामुड़ा के जंगल पे एक नरकंकाल मिला है, जिसकी पहचान शिनाख्त हो गई है। इसका गुम इंसान 1 सप्ताह पहले हमारे गरियाबंद थाने में दर्ज हो चुका है और अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि किस वजह से ये घटना घटी है, उसके बारे में पतासाजी करने की पूरा प्रयास जारी है। और बढ़ते आगे, खबर गरियाबंद से, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी पर शक किया तो पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर
पति को लाठी और पत्थर से पीट कर उसकी हत्या ही कर दी। ये मामला देवभोग थाना क्षेत्र के दबनई गांव का है। दरअसल मृतक पति अपने पत्नी के चरित्र पर शक करता था। परेशान पत्नी 5 महीने पहले घर छोड़कर अपनी बहन के यहाँ रहने लगी थी। 15 दिन पहले नवाखाई पर्व मनाने फिर वापस घर आई, तब फिर पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की ही हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। गगनेश्वर सोनवानी अपने परिवार साथ रहता था। परिवार में पत्नी के साथ इनका आए दिन विवाद हो रहा था, जिसमें कल दिनांक को गगनेश्वर की पत्नी लक्ष्मी और उसके पुत्र गिरीश सोनवानी दोनों मिलकर हत्या कर दिए हैं, जिसमें अपराध कायम कर विवेचना कर रहे हैं। विवेचना दौरान आरोपियों से पूछताछ करने पर अपना अपराध कबूल। बिलासपुर में डेंगू का कहर जारी है। जिले में अब तक डेंगू के 280 सस्पेक्टेड केस सामने आ चुके हैं, जिनमें कि 74 मरीजों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि राहत की बात तो यह है कि अब तक डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि वो डेंगू फैलने से रोकने में सफल है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। दरअसल बीते 1 महीने में डेंगू के मामलों में तेजी आई है और शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू लगातार डंक मार रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। पूरी बांह के कपड़े पहनकर मच्छर भगाने के जो भी उपाय आपके पास हैं, उसे इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी।